तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने क्लास को भी रेगुलर आप लोग देख रहे होंगे। एक छोटा सा यानी कि शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम डे बाय डे यानी कि हर अल्टरनेट पे एक पॉलिटी का और एक इतिहास का लेक्चर डाल रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने इतिहास में जो पढ़ चुके हैं उसके आगे यानी कि हम लोग पंजाब, बंगाल, अवध ये सब पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। और ये आप यकीन मानिए इतना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखें, अगर क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाता है तो बिल्कुल आप इस चैप्टर से कब प्रारंभ हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कौन सा क्षेत्र से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, इन सभी पॉइंटों को आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसी चीज को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं 1857 की क्रांति। दरअसल ये बात कुछ ऐसा है कि ये जो क्रांति शुरुआत हुआ था, ये जो 1857 क्रांति है, इसका अनेक नाम से भी जाना जाता है। पहला है कि आप इसे 1857 की क्रांति भी कर सकते हैं, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी कर सकते हैं। यह इसका और इस क्रांति का प्रारंभ जब हुआ था, जब इस क्रांति का भारत में प्रारंभ हुआ था, तो उस समय जो मुगल बादशाह हुआ करते थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। उनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। तो आप ये सब जो पॉइंट है जितना भी बताएंगे कि जब क्रांति प्रारंभ हुआ था उस दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, मुगल बादशाह कौन थे, उस समय सेनापति कौन थे, इन सब बातों को आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है। तो जो मुगल बादशाह की बात किया जाए तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुए। और वही अगर बात किया जाए ये जो क्रांति का प्रारंभ हुआ था उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार आया हुआ है कि 1857 का जब क्रांति प्रारंभ हुआ था तो उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था कौन थे? तो यही लॉर्ड कैनिंग इसका नाम है। और वही ये बात पूछा जाए कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम जब इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था, तो लॉर्ड पामस्टन नाम रखिएगा याद, लॉर्ड पामस्टन। और वही विरोधी दल का नेता की बात किया जाए तो डिजरेली है। कौन है? तो इस नेता का जो विरोधी दल का नेता है डिजरेली है। फिर उसी तरह से देखा जाए कि ब्रिटिश सेनापति कौन हुआ करते थे, तो सेनापति की बात किया जाए तो जॉर्ज एनिसन। और बाद में जब क्रांति प्रारंभ हुआ था तो उस समय जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन उसके बाद में कैंपबेल सेनापति बनकर के आ गए थे, कैंपबेल। और देखा जाए कि इस युद्ध का जो सबसे मजबूत पक्ष था वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। अब क्योंकि इस विद्रोह में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही लड़ाई किए थे या तो फिर सिर्फ मुस्लिम ही किए थे, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके इस युद्ध को लड़े थे, इस क्रांति को अंजाम दिए थे। लेकिन ये सफल नहीं रहा। खैर क्यों नहीं रहा उसका आगे चर्चा करेंगे, तब तक ये पूरा क्लास जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो इसका जो पक्ष था, मजबूत पक्ष, वो हिंदू और मुस्लिम एकता था। वही इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह देखा जाए तो चपाती और लोटस था। अब ये विद्रोह सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बात हुआ क्या कि अंग्रेजों का मन में ये चल रहा था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों को धर्म को नष्ट करके और क्या किया जाए, ईसाई बनाया जाए। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या उपाय सोचा था कि जिस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले जो राइफल इस्तेमाल किया जाता था उसका नाम था ब्राउन बेस। लेकिन ब्राउन बेस के जगह पे जब एनफील्ड राइफल लाया गया था, ये एनफील्ड राइफल लाया गया था सन दिसंबर 1856 में। और इस राइफल के ऊपर में चर्बी युक्त, यानी कि आप देखेंगे कि जो हिंदू धर्म है गाय को माता माना जाता है, और वही जो मुस्लिम धर्म है वो लोग शुगर को नहीं छू सकता और नहीं कुछ कर सकता। तो इस जो राइफल है, इस राइफल के ऊपर में जो चर्बी युक्त कारतूस वाला था, उसी चर्बी में गाय और सुअर का जो ऊपर का जो ये होता है खाल होता है वो मिलाया हुआ था। और इसमें एक कंडीशन ये था कि अगर इस राइफल को इस्तेमाल करने से पहले आपको दांत से खींचना पड़ता। अब बताइए, हम अगर हिंदू हैं, कोई अगर मुस्लिम है, अब दोनों का तो उसमें मिश्रण है शुगर और गाय का। अगर हम खींचते हैं तो मेरा धर्म खराब होगा, अगर मुस्लिम करता है तो उसका धर्म बर्बाद होगा। तो इसी चीज को वो लोग देखते हुए ये काम किया था। लेकिन ये बात पता चला कब? मंगल पांडे को, जो कि बैरकपुर में एक सिपाही के तौर पे
कार्यरत थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने क्या किए कि उस राइफल को इस्तेमाल करने से मना कर दिए कि नहीं, हम ये राइफल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन बात कुछ ऐसा हुआ कि वहां के जो कुछ जैसे अधिकारी थे, तो उन लोग दबाव करने लगे कि ये तुम्हें जो राइफल है इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज को देखते हुए जनरल ह्यूज और जनरल बाग ये दोनों अधिकारी दबाव किए थे मंगल पांडे पे। लेकिन बात ना मानने के कारण 1856 में ही क्या किए, जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे के द्वारा उन दोनों को मार दिया गया। मंगल पांडे के द्वारा उन दोनों को मार दिया गया। लेकिन इस बात को जब आगे बढ़ा तब 8 अप्रैल 1856 में ही 1856 में क्या हुआ कि 56 हाँ, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। फांसी दे दिया गया था। हाँ, उसके बाद तो जब यहाँ पे देखा गया जो जनरल ह्यूसन और जनरल बाग को जो गोली मारा गया था 29 मार्च, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 1857 को गोली मारा गया था और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी चढ़ाया गया था। हाँ, ये डेट याद रखिएगा कि कब गोली मारा गया था। जनरल ह्यूसन और जनरल बाग और 1857 में क्या हुआ था, मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया गया था। उसके बाद इस युद्ध के मतलब इस क्रांति के बारे में कुछ विद्वानों के मत यानी कि उनका दृष्टिकोण ये है कि कोई कह रहे हैं कि मतलब ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, तो कोई कुछ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। जैसे एस.एन. सेन के द्वारा, जो कि एक सरकारी इतिहासकार भी हुए ये थे, इन्होंने एक बुक लिखे थे 1857। इन्होंने एक बुक लिखे थे 1857। हाँ, ये बुक लिखे थे कौन, एस.एन. सेन के द्वारा। इन्होंने क्या बोले थे, इनका जो मत था कि प्रारंभ में जो क्रांति शुरुआत हुआ था वो धर्म को लेकर के। बात भी सही है क्योंकि भाई वहां पे जो चर्बी युग था ये यहाँ पे धर्म को नष्ट कर रहा था, यानी कि धर्म को लेकर के ये क्रांति प्रारंभ हुआ था। लेकिन जिसको समाप्त हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पे। उसी तरह से बी डी सावरकर भी एक उनका भी वक्तव्य क्या था कि सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे। और देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहां पे डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा कि सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किनके द्वारा वक्तव्य दिया गया था या ये किनके द्वारा मत था। तो आपको बी डी सावरकर ऑप्शन में दिया जाएगा, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, डिजरायली। तो आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद देखते हैं आर.सी. मजूमदार। तो जो आर.सी. मजूमदार थे उन्होंने क्या कहते हैं कि ना तो राष्ट्रीय है, ना तो ये प्रथम है और ना ही ये स्वतंत्रता आंदोलन है। फिर से एक बार देखिएगा कि जो आर.सी. मजूमदार हैं वो कहे थे कि ना तो ये राष्ट्रीय है और ना ही प्रथम है और ना तो ये स्वतंत्रता आंदोलन है। फिर उसी तरह से एक और हुए डिजरायली, अंग्रेज की तरफ से थे। डिजरायली क्या कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। उसी तरह से टी आर होम्स का कहना है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। देखिए अंग्रेज लोग जब आया था ना, तो वो लोग पता क्या कहते थे कि हम लोगों को भगवान भेजा है, मतलब भारतीयों को सिखाने के लिए, सभ्यता सिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो सभ्यता का इस्तेमाल किया गया ना अंग्रेजों के लिए, और बर्बरता जो ये इस्तेमाल किया गया ये भारतीयों के लिए। तो वही क्या गया, सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। ये किसने कहा था, तो टी आर होम्स के द्वारा। उसी तरह से एक और है L.E.R. रीच, जो कहता धर्मांधों का ईसाइयों के बीच युद्ध, तो हमें लगता है दोस्तों इस स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन था आप लोग समझ पाए होंगे। और इसका जो आगे भी है और जो भी मतलब पॉइंट है, कीवर्ड्स होंगे या पॉइंट्स होंगे, वो अगले स्लाइड पे देखते हैं। तब तक इसको हम इरेज करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग देखें पिछले स्लाइड में कि कौन सा किन्होंने मतलब किस तरह का वक्तव्य दिए। अब उसके बाद देखा जाए तो इस क्रांति का जो मेन रूप से प्रारंभ हुआ है वो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुआ था। लेकिन ये एक बात ध्यान देने योग्य है, ये जब युद्ध प्रारंभ जब हुआ था, क्रांति, इस क्रांति का जब प्रारंभ हुआ था, तो मंगल पांडे एक ऐसे व्यक्ति हुए जो इस क्रांति के प्रारंभ होने से पहले ही उनका देहांत हो गया था। हाँ, उसके बाद देखा जाए तो, और दिल्ली जब यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जब दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली की अगर बात किया जाए तो 12 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा था। सैन्य नेतृत्व की बात किया जाए तो बख्त खां, अगर नेतृत्व की बात की जाए तो बहादुर शाह जफर, और सैन्य नेतृत्व की बात की जाए तो बख्त खां। और वहीं दिल्ली में एक उर्दू शायर हुआ करते थे मिर्जा गालिब ने इस क्रांति को अपने आंखों से देखे थे। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसे उर्दू शायर हुए जो इस क्रांति को अपने आंखों से देखे थे, वो मिर्जा गालिब थे। लेकिन दिल्ली में बात किया जाए तो दबाया कौन था? हडसन और निकलसन। और दिल्ली में दबाते हुए ये जो निकलसन था ये मारा गया था। दिल्ली में दबाते हुए ये निकलसन मारा गया था। उसी बाद जब दिल्ली गया, दिल्ली के बाद फिर जब कानपुर पहुंचा तो कानपुर में इसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब, जो कि नाना साहेब के सलाहकार हुआ कर रहे थे अजीमुल्लाह खां। हुआ कुछ ऐसे कि नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया तो नाना साहेब के जो सलाहकार थे अजीमुल्लाह, वो लंदन गए बहाल करवाने के लिए, लेकिन बहाल नहीं हुआ, जिस वजह से नाना साहेब को इस क्रांति में 1857 के विद्रोह में कूदना पड़ा। और वही सैन्य नेतृत्व की बात की जाए तो तात्या टोपे थे, और इनका जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अब जो तात्या टोपे के एक मित्र था, मित्र का नाम था मान सिंह। और मान सिंह के ही धोखाधड़ी से, मतलब धोखा देने की वजह से तात्या टोपे को मृत्यु हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस सैन्य नेतृत्व यानी कि जो तात्या टोपे हैं, किसके धोखाधड़ी के कारण इन्हें मृत्यु हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। और उसी तरह से कानपुर में कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था इस क्रांति को। फिर देखा जाए तो अवध वाले क्षेत्र में बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। दरअसल हुआ क्या, अवध में जो राजा राज कर रहे थे उनका एक पुत्र था। पुत्र मतलब अपना संतान नहीं था, वो गोद लिया हुआ पुत्र था। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो राज्य हड़प नीति चलाया गया था, राज्य हड़प नीति के तहत क्या था कि यदि किसी भी राजा का अपना संतान नहीं है तो आने वाले उस क्षेत्र में वो राजा नहीं बन सकता। लेकिन जब बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर, वो जो पुत्र था वो गोद लिया हुआ था। अब इस चीज को ना मानते हुए अवध को मिला लिया था डलहौजी अपने ब्रिटिश क्षेत्र में। लेकिन वहां से जो नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल, और वहां क्रांति को दबाए थे कैंपबेल ने। और सबसे ज्यादा अगर सैनिक भाग लिए थे तो वो अवध वाले क्षेत्र में थे। और उसी तरह देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली क्षेत्र देखा जाए तो वो भी अवध ही था। उसके बाद बेगम हजरत महल और नाना साहेब ये दोनों भागकर कहाँ चले गए? नेपाल चले गए थे। बेगम हजरत महल और नाना साहेब भाग करके कहाँ चले गए? तो नेपाल चले गए। उसी तरह से फैजाबाद में देखा जाए तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, और वहां भी दबाया गया था किसके द्वारा? तो कैंपबेल के द्वारा। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। उसी तरह से अगर देखा जाए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका नाम था, बचपन का नाम था मनु या मणिकर्णिका। जनरल ह्यूज के साथ में संघर्ष हुआ था, और संघर्ष के दौरान ही वीरगति प्राप्त हुए 1857 में, यानी उनका निधन हो गया। और फिर उसके बाद देखा जाए तो इलाहाबाद वाले क्षेत्र में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। फिर बरेली वाले क्षेत्र में खान बहादुर खान थे। फिर उसी तरह से देखा जाए तो फतेहपुर वाले क्षेत्र में अजीमुल्ला थे। तो जहां भी ये सब बताया जा रहा है कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा।
हाँ, 4-5 को देगा, उसके बाद वो देगा कि कहाँ मतलब वहां से कौन नेतृत्व कर रहे थे, ये मिलान करना होगा। तो आपको ये जो जगह बताया गया, दिल्ली, कानपुर, अवध, फैजाबाद, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, फतेहपुर, अभी और है बिहार, हमारा बिहार, वो और भी इम्पोर्टेंट है। तो अगले स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग रोकते हैं, रोकने के बाद अगले स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग पीछे देख चुके हैं, और उसी तरह से कुछ और है, जैसे बिहार है। बिहार तो भाई हमारे एग्जाम के, चाहे बिहार में कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, बिहार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह से जैसे हम लोग देखें आगे, अवध देखे, झांसी देखे, हाँ, लखनऊ देखे, हम लोग देखते हैं बिहार। तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, वो देवघर के रोहनी नामक गांव से। अब बात करेंगे देवघर, देवघर तो है झारखंड में, तो फिर बिहार कहाँ से आया? तो भैया हम बात कर रहे हैं 1857 की, और बिहार से झारखंड अलग कब हुए थे? 2000 ईस्वी में। यानी कि 1857 के समय बिहार और झारखंड एक ही हुआ करते थे, हुआ करता था। तो वहां से जब प्रारंभ हुआ 12 जून 1857 में, ये जो क्रांति प्रारंभ हुआ 12 जून 1857 को, कहा? तो देवघर के रोहिणी नामक गांव से, देवघर के रोहिणी नामक गांव से जब वहां से प्रारंभ हुआ, वही चलते चलते पटना पहुंचा। पटना कब पहुंचा? तो 3 जुलाई 1857 को ये क्रांति पटना तक पहुंचा। और पटना में एक पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे, जिनका नाम था पीर अली, इनका नाम था पीर अली। उन्होंने नेतृत्व किए थे पटना से। फिर उसी बात पटना से क्या हुआ, वो दानापुर होते होते जगदीशपुर यानी कि आरा, जो कि बिहार का, अगर इस क्रांति की बात की जाए तो बिहार में सबसे मुख्य केंद्र बना था जगदीशपुर ही, जो कि आरा वाले क्षेत्र में। और जगदीशपुर में जो नेतृत्व कर रहा था, वो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। इसीलिए वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 को। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1777 को। वो अथक प्रयास करते रहे इस क्रांति के दौरान। और एक अंग्रेज हुए जिनका नाम था ली ग्रांट, ली ग्रांट के साथ संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के दौरान 23 अप्रैल को वो घायल हुए थे, लेकिन 26 अप्रैल 1858 को उनका वीरगति प्राप्त हो जाता है। हाँ, और बिहार में अगर देखा जाए तो 1857 का विद्रोह जो दबाने के लिए भेजा गया था, वो विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर, ये नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि बिहार के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वही देखा जाए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो महाराष्ट्र से रंगोजी बापू नेतृत्व कर रहे थे। कौन? रंगोजी बापू। वही उड़ीसा से तो सुरेंद्र शाही, उड़ीसा से सुरेंद्र शाही। अब तो हम लोग ये चीज देख लिए कि इसका मुख्य कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था। हाँ, इसका जब क्रांति प्रारंभ हुआ था तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, मुगल बादशाह कौन थे। हाँ, लेकिन बात कुछ ऐसा हुआ कि ये जो क्रांति था सफल नहीं हो पाया। और सफल क्यों नहीं हुआ? जैसे अगर मान लिया जाए किसी बड़े क्षेत्र में अगर कोई आंदोलन चलाना हो, तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग हो, सबका सहयोगिता होना बहुत जरूरी है, सबकी सहायता होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो क्रांति जो हो रहा था, वो देखा जाए एक तरह से तो जितने भी जिन्होंने भाग ले रहे थे, वो सब लोग मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि अपने अपने लिए लिया जा रहा था। ऐसा मतलब इस देश के हित के लिए नहीं कह सकते। जैसे एक एग्जाम्पल देकर के बताते हैं, जैसे कि अगर हम झांसी की बात करें, तो झांसी में जब नेतृत्व जो कर रहा था, या तो अवध में जो नेतृत्व किया जा रहा था, तो अवध में क्यों किया जा रहा था? क्योंकि अवध अवध में मतलब जो अवध वाला क्षेत्र था, वो डलहौजी के द्वारा लिया जा रहा था। तो वो अपना क्षेत्र बचाने के लिए बेगम हजरत महल, जो बेगम हजरत महल थी, वो इस युद्ध में मतलब इस क्रांति में कूद पड़े थे। तो यहाँ मतलब ये चीज भी समझने वाली है कि जो ये क्रांति हुआ था, सब अपने अपने फायदे के लिए देखा जा रहा था। एक होकर के, एकजुट होकर के इस क्रांति में अगर लड़े होते, तो शायद ये क्रांति आज कुछ और नाम से जाना जाता। 1857 की क्रांति सफल हुआ होता। और उसका जो मुख्य कुछ कारण है, तो उसका भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व नहीं था। अब जैसे असहयोग आंदोलन देखते होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते होंगे, तो उसमें नेतृत्व करता हुआ करते थे जैसे गांधी जी हुए। लेकिन इस क्रांति में कोई एक नेतृत्व करता राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थे, और इसका स्पष्ट लक्ष्य नहीं था कि हमें इसे
मतलब ये करना है। इसका इसमें ये भी देखा गया कि स्पष्ट लक्ष्य की कमी थी, और जो शिक्षित लोग थे और जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो इस क्रांति से यानी कि इस विद्रोह से तटस्थ रखे थे, यानी कि अलग रखे थे। तो ये कुछ मुख्य कारण है जो कि ये विद्रोह असफल हुए। तो हमें लगता है दोस्तों आज का जो क्लास रहा आप लोग समझ पाए होंगे, देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। और ज्यादा जरूरी है जितने भी हम बताए जिस क्षेत्र में कौन नेतृत्व कर रहे थे, ये सब बहुत जरूरी है। तो आज का क्लास हमें लगता है यहीं तक रोक देना चाहिए, और कल हम लोग का पॉलिटी का क्लास होगा। तो हम तो अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी दिन आपका क्लास ना रुके ना छूटे। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। और बस इसी तरह से हम लोगों का क्लास चलता रहे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।